हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? माय नेम इज सुनील महापात्र और हम लोग का प्यारा सा चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर। ओके बच्चों, हम लोग आज बच्चों क्लास 11th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर भी 1 है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड है। ओके, ये चैप्टर बच्चों कोई एग्जाम में आपका आने वाला है नहीं, और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जामिनेशन कोई से भी दोगे, नीट जेई, वहां से क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्यों। बच्चों, इसका बिना आप फिजिक्स में एंट्री ही नहीं कर सकते हो। पहला ही चैप्टर का इतना दम है कि पूरा फिजिक्स में क्या है, स्कोप क्या है, किस टॉपिक में बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूरा यही हम लोग को समझा सकता है। ओके, यहाँ इस चैप्टर में आप लोग को जानने मिलेगा बच्चों कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, इतना एक्साइटमेंट फिजिक्स में क्या चीज है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा बच्चों। फुल टू अप पूरा इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। ओके, तो इसके बिना आगे बढ़ भी नहीं सकते। छोटा सा इसका चैप्टर है, एक क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। क्या बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइंस? आप लोग साइंस में फिलहाल एंट्री किए हो, जानना जरूरी है कि साइंस दरअसल होता क्या है। साइंस बच्चों वो होता है, साइंस इज द नॉलेज, साइंस इज ए नॉलेज, साइंस इज ए नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज टू नो। ओके, जैसे साइंस इज द वर्ड कम आउट फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है बच्चों, लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया मतलब बच्चों टू नो, टू नो। कोई चीज के बारे में आप अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग या कलेक्शन करते हो और उसके बारे में अगर जानते हो, जैसे मैं बोलूंगा अर्थ जो है रोटेशन करता है अपना एक्सिस में कितना 365 डेज में एक बार, और कितना 24 आवर्स में एक कंप्लीटली अपना एक्सिस में रोटेशन करता है। ये आप इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग किया, दिस इज साइंस। आप ये जो नेचुरल फेनामेना जितना भी यूनिवर्स में हो रहा है, एनवायरनमेंट में आपका हो रहा है, इसका बारे में जानना साइंस कहलाता है। तो साइंस इज द कलेक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन करना बाय स्टडी या प्रैक्टिस, बाय एक्सपेरिमेंटल, किसी भी प्रोसेस से आप बस इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो तो उसको कहेंगे हम लोग साइंस। ओके, साइंस इज रेफर टू ए सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, दिस सिस्टम यूज इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट में इस ऑब्जर्वेशन के यूज करेंगे, इस एक्सपेरिमेंटेशन के हेल्प से हम लोग को क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ओके, जिसको कि हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस बच्चों टू टाइप होता है। साइंस कितना टाइप होता है? टू टाइप होता है। साइंस इज टू टाइप, वन इज फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और अदर इज बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। बच्चों यहाँ पे नोट में राइटिंग पे ध्यान मत देना, नोट में डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में बच्चों हम लोग नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग, इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग जैसे नॉन लिविंग थिंग में सर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स क्या पढ़ोगे, फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ोगे, जैसे फोर्स के बारे में, कोई एनर्जी के बारे में। ओके, फिजिक्स में पढ़ोगे। फिर आप केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री, फिर आ जाएगा कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है ना, फिर आ जाएगा मैथ, आ जाएगा बच्चों मैथ आ जाएगा, फिर जियोलॉजी आ जाएगा, क्लियर ना, जियोलॉजी आएगा। और बायोलॉजी में क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी में बच्चों जूलॉजी आएगा, जूलॉजी आएगा है ना। दो में क्या आएगा, बोटानी आएगा, वनस्पति विज्ञान, और एक जीव विज्ञान। तीन में क्या आएगा, माइक्रोबायोलॉजी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम लोग साइंस को कैटेगराइज कर दिया गया
क्योंकि साइंस को कंप्लीट एक आदमी तो कंप्लीट नहीं करता है, सबको इंडिविजुअली अलग अलग कर दिए है। ओके, तो साइंस इज टू टाइप, वन इज फिजिकल साइंस एंड अदर इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में ये सब आएगा और बायोलॉजिकल साइंस में बच्चों ये सब आएगा। नाम जानते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। बच्चों साइंटिफिक मेथड क्या है? हम लोग जो कोई भी चीज लेट भी हम लोग नॉलेज एक्वायर किए और कोई चीज हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। जैसे ये अर्थ के बारे में कैसे रोटेशन हो रहा है, दिन रात कैसे हो रहा है, सुबह शाम कैसे हो रहा है, फिर 24 घंटा में कैसे एक बार रोटेशन हो रहा है, स्पीड कितना हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए आपको क्यूरियोसिटी होता होगा। यानी आपका माइंड में बच्चों पहले क्या आया? क्वेश्चन एराइज हुआ। क्वेश्चन एराइज होने के बाद आप एक टॉपिक चुने कि हम इसका रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग करूंगा। आप इसको जाके लैब में एक्सपेरिमेंट किए। अब जाके इसको तो मेजर नहीं कर सकते हो कि धरती को कितना मेजर कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते। कोई ग्लव्स वगैरह लिए और उसको यहाँ पे रोटेशन करके देखे। यही तो होता है। जैसे हम लोग पहले मून के बारे में, सन का टेम्परेचर कोई ने जाके उसको टेम्परेचर मेजर किया होगा क्या? कोई नहीं किया होगा। कहाँ पे? यहाँ धरती में बस ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चन माइंड में किया कि जब इतना हाइट पे इतने टेम्परेचर है वहाँ पे कितना होता होगा। इसी तरह ऑब्जर्वेशन कर करके धीरे धीरे कैलकुलेशन एक्यूरेटली हुआ। तो पहले माइंड में क्यूरियोसिटी आएगा, क्वेश्चन क्रिएट करना, फिर एक टॉपिक चुनना, फिर उसके बारे में एक थेसिस बनाना, सब टॉपिक एक लिखना, टॉपिक की ऐसा ऐसा होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से हम लोग लिखे। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना घर में, लेबोरेटरी में, कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जो कंक्लूजन मिलेगा, उसको जो कंक्लूजन मिलेगा देखेंगे थ्योरेटिकल के साथ मैच हो रहा कि नहीं, और वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मतलब किस तरह का हम लोग कोई चीज को डेवलप करते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूंगा बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। आप ये कैसे किए? पहले आपको क्वेश्चन आया होगा कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है। बच्चों गैस गैस मिलके एक क्या बना? लिक्विड बना। तो माइंड में आपका क्वेश्चन एक आया होगा कि कैसे एक गैस और गैस मिलके हम लोग का क्या बना? लिक्विड बना। ओके, माइंड में आया होगा। फिर आप इसको जाके लेबोरेटरी में देखे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर मिला। यानी इसी तरह इस सिस्टम को कहते हैं साइंटिफिक मेथड बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है पहले ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन। ऑब्जर्व किए, पहले ऑब्जर्व करना कि अर्थ ऐसा रोटेशन करता होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऑब्जर्व किए। माइंड में अपना क्वेश्चन आया, फिर इसका रिसर्च टॉपिक एक चुने, फिर उसका सब टॉपिक आया, हाइपोथेसिस बनाए। फिर क्या आया? टेस्ट विथ एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट तरह का एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, डाटा लेके हमें क्या क्या? एनालिसिस डाटा। जैसे हम लोग इसको बच्चों, जैसे यहाँ पे हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे लिया, देखना हमेशा 2 और 1 यूनिट में या फ्रैक्शन में लेना, तभी जाके वाटर बच्चों बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ओके, तो एक टेबल बनाया, हमेशा 2 और 1 में लिया तभी आपका वाटर बन रहा, अदरवाइज बन नहीं रहा। इसको 5 लिया, इसको 6 लिया, देखा वाटर नहीं बन रहा। यानी डिफरेंट तरह का डाटा उनको मिला और उस डाटा से पता चला, उन्हें डाटा को एनालिसिस किया कि हर बार ऐसे होता है। बच्चों टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट था, जैसे कि कैपलर्स का कुछ रिलेटिव था। कैपलर्स लॉ आप लोग पढ़े हो, कैपलर्स लॉ अगर जानते होंगे, कैपलर्स लॉ ये क्या बताते हैं? अर्थ का रोटेशन बताता है, इलेप्टिकल की कैसे होता है, फिर कैसे कवर होता है, ये बताया था। तो टाइको ब्राहे क्या किए ना, टाइको ब्राहे ये क्या किए? स्टार का पोजीशन का रिसर्च करते थे। स्टार का पोजीशन, यहाँ पे आज स्टार यहाँ पे है, वहाँ पे कल है, ये सबको पूरा डाटा को ना कैपलर्स ने पूरा स्टोर करके रखा था अपना रूम में, एक रूम में रखा था। टाइको ब्राहे एक उनका रिलेटिव था या स्टूडेंट कुछ था, वहाँ गए, उनका जैसे ही रूम गए, वो देखे रूम में पूरा भरा हुआ था डाटा से। उन डाटा स्ट्रक्चर को लेके वो एनालिसिस किए। एनालिसिस करने के बाद उन्हें पूरा क्लियर पता चला प्लैनेट्स इस तरह का घूम रहा है, अर्थ इस तरह का रोटेशन कर रहा है कंप्लीट 365 डेज में। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग का प्रोग्रेशन चलता है। इसको कहते हैं बच्चों साइंटिफिक मेथड। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड
थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, देखना थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में। ओके, प्रैक्टिकल में थ्योरी में क्या होता है बच्चों, एक हम लोग थ्योरी लिखते हैं जो ऑब्जर्वेशन करते हैं मैथमेटिकल के हेल्प से कि ऐसा होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, V = S/T, ये मैं फॉर्मूला निकाला मैथमेटिकली। ओके, V = S/T, फिर मैंने एग्जांपल लिया S40 लिया, T लिया 2 आवर, तो हमको क्या आया 20 km/h आया। ऐसा आया हमें थ्योरेटिकल। जैसे एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, 50 लिया, इसको 10 लिया, तो हमको देखा 5 km/h इसका क्या आ रहा है बच्चों, वेलोसिटी। यानी ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, सही है। यानी थियोरेटिकल का प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये आएगा। थियोरेटिकल से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसका ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सो व्हाट एक्चुअली हैपन, क्या एक्चुअली हो रहा है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए, क्या बना बच्चों, वाटर बना। ये हम लोग क्या किए, प्रोबेबिलिटी चांस था, व्हाट शुड बी हैपन, वाटर हैपन होने का चांस था। पर इसको जब एक्सपेरिमेंट करके देखे, एक्चुअली क्या निकला, वाटर एक लिक्विड है, निकला कि नहीं। यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम अच्छा चांस रहता है, एक्सपेरिमेंटल पूरा एक्यूरेटली आपका सही देता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं बच्चों। हम लोग का टॉपिक साइंस का दुनिया में एंट्री किए हो। साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स का दुनिया में एंट्री किए हो। नाउ जानते हैं बच्चों व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, देखो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। फिजिक्स बच्चों स्टडी ऑफ मैटर और किसका, एनर्जी और मैटर। तो एम से डिनोट करते हो, जिसका मास रहेगा वो मैटर में, ए बोर्ड, ए टेबल, ए डस्टर, जितना भी देख रहे हो सब मैटर है। एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं बच्चों। एक साइंटिस्ट का नाम आइंस्टाइन, जिसको कि बच्चा जानता है उसको। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E = mc²। इस फॉर्मूला के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। E इज स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बच्चे 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर दिस। देखो दुनिया में आपको जितना भी चीजें दिख रही इस यूनिवर्स में टेबल उबल, आपका घर में जो भी सामान है, या तो वो मैटर हो सकता है या तो एनर्जी। जैसे मैं बोलूंगा ये बोर्ड क्या है, आप बोलोगे सर मैटर है। आप सन से क्या आ रहा है, सर एनर्जी है। लाइट से क्या आ रहा है, सर एनर्जी है। खा रहे हैं फ्रूट हम लोग का बॉडी में क्या बन रहा है, सर एनर्जी है। तो दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हो ना, सब एनर्जी हो सकता है या तो मैटर हो सकता है। पर आइंस्टाइन ने बोला कोई एक हो सकता है, या तो मैटर हो सकता है या तो बच्चों एनर्जी हो सकता है, या तो मैटर हो सकता है या तो एनर्जी। देखना इस फॉर्मूला को समझाने के लिए ना करीब कम से कम 1 दिन तो चाहिए। बहुत बड़ा थ्योरी है ये, थियोरेटिकल पूरा प्रूफ किया जाएगा। ये थ्योरी बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन करता है। देखना मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए मास में। जैसे मैं ये चौक का एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ये आपको अभी मीटर दिख रहा है। जैसे ही मैं लाइट का स्पीड में फेंकूंगा बच्चों, किस में बन जाएगा, कन्वर्ट बन जाएगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैटर किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। यानी मैटर जो था एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं और एक दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे बच्चों एक पेड़ है। ओके, ये सन से हम लोग का एनर्जी आया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग का एक फ्रूट बना, सेव, एप्पल बना। ओके, एप्पल बना। देखो एनर्जी आया, यहाँ पे क्या बना बच्चों, मैटर बना, मैटर बना। फिर इसको आप खा लिए, फिर ये क्या बन गया, एनर्जी बन गया। इसी तरह एनर्जी से मैटर क्रिएट हो सकता है, और मैटर से क्या आता है, एनर्जी क्रिएट हो सकता है। ओके, कोई भी चीज, पर ये जनरल लाइफ में आपको फील नहीं आता होगा। क्यों, देखो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड में भाग सकते हैं,
20 किलोमीटर, ट्रेन एक कितना 50-60 किलोमीटर, एक हेलीकॉप्टर कितना 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही वेलोसिटी। पर मैं बोल रहा हूँ लाइट का स्पीड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर जाएगा तो उसी को कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट। जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे, छोटा छोटा पार्टिकल, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैटर जो इलेक्ट्रॉन एक क्या है, मैटर है, मतलब मास है उसका। कितना मास है बच्चों? 9.1 × 10⁻31 ओके केजी, इतना है, इतना केजी है। ये इसको जब लाइट के स्पीड में फेंका जाएगा ना, देखना ये वेव बन जाएगा। और डी ब्रोगली वेव थ्योरी है, डी ब्रोगली वेव थ्योरी है बच्चों। ये 12th में आपको 12th में पूरा ये डिटेल क्लियर समझ में आएगा कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुआ। जैसे मैं बोलूंगा मैटर का यूनिट क्या होगा, आप बोलोगे बच्चों केजी। एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। अब आपको एक चीज देख के ये पड़ जाएगा कि मान लो मुझे आप पूछे कि आपका सर कितना वजन है, केजी आप कितने हैं, मैं बोलूंगा मैं 100 जूल का हूं, मैं 100 जूल का एनर्जी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 100 जूल का हूं। आप बोलोगे सर हमने आपका वजन पूछा, आप तो केजी में या ग्राम में बताते, जूल में बताएं। बच्चों जूल में भी बताना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैटर भी तो एक एनर्जी है। अभी हम लोग एनर्जी में ही है, पर इसलिए आपको एनर्जी दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो मोशन है बहुत स्लो है। अगर मैं लाइट का स्पीड में भागूंगा तो मैं एनर्जी डेफिनेटली दिखूंगा। मैं स्लो हूं इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है एनर्जी हूं कि नहीं। दरअसल एनर्जी है, माइक्रो लेवल में आप चल जाओगे तो आपको पता चल जाएगी कि एनर्जी क्या होता है। ओके 100 जूल कहोगे भी तो कोई आपका गलत नहीं होगा। ओके सो यही था फिजिक्स, मैटर और एनर्जी। और फिजिक्स क्या डील करता है? फिजिक्स डील करता है बच्चों नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जैसे यूनिवर्स में जितना भी सीक्रेट चीज है, जितना भी रहस्यमय चीज है, उनको प्रूव किया जा सकता है फिजिक्स से। ओके और नेचुरल फिनोमेना जितना हो रहा है, दिन रात, मौसम, बादल कैसे बन रहा है, वेपराइजेशन होके वाटर ऊपर जा रहा है, फिर बारिश होके आ रहा है, दीज आर द नेचुरल फिनोमेना व्हिच आर गोइंग और डूइंग इन आवर ओरिजिनल डेली लाइफ। ओके सो ये सब नेचुरल फिनोमेना को समझाता है कौन? फिजिक्स। फिजिक्स जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब नेचुरल फिनोमेनन के बारे में हम लोग जान पाएंगे। अर्थ रोटेशन कैसे हो रहा है, मून कैसे रोटेशन हो रहा है, सन इतना एनर्जी कैसे क्रिएट कर रहा है, बाय फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस से कैसे इतना एनर्जी वो क्रिएट कर रहा है, आप आराम से इसे पता लगा सकते हो। ओके नाउ आते हैं नेक्स्ट पे, टू प्रिंसिपल थ्रस्टर्स इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स को हम लोग समझ सकते हैं, दो उसका प्रिंसिपल्स है। फिजिक्स को दो प्रिंसिपल से समझ सकते हैं बच्चों। वन इज यूनिफिकेशन और अदर इज रिडक्शन। रिडक्शन ध्यान देना बच्चों, यूनिफिकेशन मतलब क्या? कोई यूनिक चीज, कोई यूनिक चीज मीन यूनिफिकेशन। ऐसा मतलब एक यूनिक फॉर्मूला बताऊंगा, F = G × m1m2/r²। ये 10th क्लास में आप पढ़े हो बच्चों। दो मास जब रहेगा m1 m2, इनका बीच में जो फोर्स लगेगा इसी को कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉर्मूला की वजह से हम लोग बच्चों अर्थ का रोटेशन, ठीक ना, और अर्थ का मोशन रोटेशन, मून का रोटेशन मोशन, और कैसे कोई चीज अर्थ का डाउनवर्ड गिर रहा है, सैटेलाइट कैसे मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है, ये सब सैटेलाइट सब क्या है घूम रहा है, एस्ट्रॉयड अदर प्लैनेट कैसे घूम रहा है। इस फॉर्मूला की वजह से ये सब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके दैट मीन इट इज यूनिफिकेशन। एक फॉर्मूला की हेल्प से बहुत सारा दुनिया का आधा चीजें देखो हम लोग का प्रूव हो गया, इसी को कहेंगे यूनिफिकेशन, ठीक ना। चलो नाउ रिडक्शन क्या प्रोसेस है? रिडक्शन इज प्रोसेस है, जैसे मैं बच्चों बोलूंगा आपको ये चौक कैसे बना हुआ है, आप देख के नहीं बता सकते ये चौक कैसे बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर दोगे, छोटा छोटा टुकड़ा में आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। जैसे जैसे छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट कर दोगे, आपको जानते हो एवरी मेटल इज फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूट और स्मॉल पार्टिकल नॉन एज एटम। डाल्टन ने बोला था एटम ऐसे होता है बच्चों, अंदर में न्यूक्लियस रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यही होता है।
तो हम लोग जब छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिए और छोटा छोटा पार्टिकल के बारे में पूरा डिटेल जान गए, तो हम लोग बाद में समझ गए कि बोर्ड किससे बना हुआ है, छोटा छोटा एटम से बना हुआ है। इसी का हेल्प से हम लोग जितना भी दुनिया में 118 एलिमेंट है, अभी तक 118 एलिमेंट को जान पाए हैं, और जितना भी दुनिया में देख रहे हो सब क्या हुआ, प्रूव हो पाया इसी के वजह से। रिडक्शन प्रोसेस, तो दो प्रोसेस है। यूनिफिकेशन इज द प्रोसेस एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म ऑफ फ्यू कंसेप्ट। कुछ ही कंसेप्ट से हमें यूनिवर्स का आधातर जो सीक्रेट चीजें हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस रिडक्शन, रिडक्शन भी मैं बता दिया, छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट। जैसे कोई मैथ आप प्रूव करते हैं ना, बड़ा सा मैथ रहता है, छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह फिजिक्स का जितना भी यूनिवर्स का सीक्रेट चीजें हैं छोटा छोटा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो कि पृथ्वी कैसे घूम रहा है, आप डायरेक्ट जाके तो कैसे घूम रहा है आप चेक नहीं कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे स्पेस में अपना धरती पे उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा, ग्लोब्स को घुमा के उसका डाटा स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके आप लोग पता किया होगा बच्चों। इसी तरह हम लोग इसको क्या किया, रिडक्शन करके हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्कोप इन फिजिक्स। आप जैसे किसी को आप पूछते हो, किसी ने कोई डॉक्टरी मेडिकल पढ़ा है, MBBS किया है, कोई इंजीनियर किया है, आप क्या पूछते हो कि आप भाई साहब इंजीनियर किए तो इसमें क्या स्कोप है, मतलब आप क्या बन सकते हो। इंजीनियर करके आप जाकर डॉक्टर तो नहीं बन सकते हो, इंजीनियर करके इंजीनियरिंग ही करोगे। ओके, जैसे कहीं का कंस्ट्रक्शन काम करना है, ओके, कोई कंपनी में जॉब करना है तो वो कर सकते हो। तो स्कोप क्या क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा काम कर सकते हो, छोटा से छोटा कितना काम कर सकते हो, कितना ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, कितना कम मिल सकता है, इसी को कहेंगे स्कोप। तो यानी फिजिक्स में स्कोप का मतलब क्या है, फिजिक्स कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा मास के बारे में हम लोग ढूंढ सकते हैं। यूनिवर्स का मास बच्चों, यूनिवर्स का मास ऑब्जर्वेशन करके मिला 10⁻56 kg, इतना ऑब्जर्वेशन करके मिला। सोचो कितना किलो है ये, बड़ा से बड़ा इतना हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ फिजिक्स का फॉर्मूला। ओके नाउ, और छोटा से छोटा कितना 9.1 10⁻31, मतलब सोचो 10⁻31 kg, मतलब 1 kg को अगर 10⁻30 यहाँ पे डॉट डॉट 1 kg को अगर इतना में डिवाइडेड करोगे, जितना छोटा आएगा सोच लो उतना छोटा को भी आप मेजर कर सकते हो फिजिक्स में, उतना छोटा तक आपका स्कोप है। ये हो गया केजी में। अब मीटर में कितना होगा, मीटर में बच्चों 10⁻26 मीटर, इतना मीटर यूनिवर्स का रेडियस आप मेजर कर सकते हो, समझ में आया। और छोटा से छोटा कितना 10⁻⁻15 जो कि न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का बच्चों साइज है, ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15। इट्स मीन दैट 1 मीटर बाय 10 में 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 15 ठो जीरो रहेगा। 1 मीटर को अगर इतना में डिवाइडेड करोगे, जो भी वैल्यू आएगा छोटा सा, उतना आप साइज मेजर कर सकते हो। यानी स्कोप तो समझ ले कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो फिजिक्स में। एक्साइटमेंट इन फिजिक्स बच्चों, अब फिजिक्स में एक्साइटमेंट ऐसा क्या है जो हमें फिजिक्स में एक्साइटमेंट दिलाता है। आप लोग देखा होगा, आप लोग का मोबाइल फोन, जैसे किसी को फोन लगाए, अंजलि को फोन लगाया, कौन, राहुल, हेलो अंजलि क्या कर रही हो भाई। सोचो इस फोन में क्या है जो यहाँ पे आप बोले, अमेरिका में सीधा वो है, उनके पास सीधा बात चल गया, तो इसमें कैसे बात हमारा ट्रांसफर हो गया, एक्साइटमेंट, ठीक है। सैटेलाइट कैसे घूम रहा है, दिन रात कैसे हो रहा है, सन का रोटेशन कैसे हो रहा है, सन से एनर्जी कैसे क्रिएट हो रहा है, ये जो पेड़ है वो सन का रे से कैसे वहां पे फ्रूट बन गया, ये सब सीक्रेट। यहाँ से आप फैक्स किए जाके वहां पे पहुंच गया। इंटरनेट, वहां पे मूवी वगैरह चल रहा है, यहाँ पे आप लाइव देख पा रहे हो। अभी जो मोबाइल में हम लोग बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ये सब सोचो कितना बड़ा एक्साइटमेंट है। तो एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स में एक्साइटमेंट में भरा हुआ है। बस फिजिक्स को दिल दे के एक बार देखो, आपको सचमुच फिजिक्स को प्यार हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। सम बेसिक कंसेप्ट एंड लॉ कैन बी एक्सप्लेन द फिजिकल फेनोमेनन। ओके, फिजिक्स का जितना भी फेनोमेनन है, कंसेप्ट बेहतर समझ में आएगा आपको और समझ आ सकता है। चलो, जैसे आपका आ गया
रोबोट्स, आजकल का जमाने में एक रजनीकांत का मूवी भी निकला था बच्चों, रोबोट्स, आप लोग देखे होंगे। सोचो ना, रोबोट्स अगर आ गया, आपका खाना पीना सब काम कर सकता है। तो ये सब एक्साइटमेंट हो, फिजिक्स का हेल्प से हम लोग ये सब क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आते हैं यूजेस ऑफ रोबोट्स, फैक्स, सेल फोन, इंटरनेट, 5th जनरेशन कंप्यूटर, जर्नी फ्रॉम अर्थ टू मून, मून टू अर्थ, ये सब एक्साइटमेंट में भरा हुआ है फिजिक्स में। क्लियर? ओके, नाउ जानते हैं बच्चों मेन ब्रांचेस इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स में अब सर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऐसा फिजिक्स में क्या क्या है, स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स को कौन कौन डिवाइडेड करता है। फिजिक्स देखो मैक्रोस्कोपिक होता है, मैक्रोस्कोपिक, और एक तो बच्चों माइक्रो। मैक्रो मतलब जब ना हम लोग बात करेंगे बड़ा बड़ा चीज के बारे में, जैसे कोई पंखा घूम रहा है जो तुम्हारे आंखों को दिख रहा है, पंखा घूम रहा है, गाड़ी चल रहा है, कोई आदमी जा रहा है, अर्थ का रोटेशन, कोई आदमी जा रहा है, इसका बारे में अगर फोर्स कितना हुआ, वेलोसिटी कितना हो रहा है, अगर कैलकुलेशन करने हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे। माइक्रो मतलब आपको माइक्रो से पता चल रहा सूक्ष्म में, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैक्रोस्कोपी में आएगा एक चैप्टर मैकेनिक्स आएगा, मैकेनिक्स आएगा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है वर्क डन, कैसे होता है, कोई आदमी साइकिल से फोर्स दे रहा पैदल को, एक जगह से दूसरा जगह चल गया, एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हुआ, एक पेड़ में एनर्जी गया और वहाँ पे फ्रूट बन गया, सब इसी में पढ़ेंगे। एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हुआ, वर्क डन कैसे हुआ, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा लिखना हो जा रहा है, मतलब ये वर्क डन हुआ, समझ में आया ना। साइकिल आप चला रहे हो, कार आप चला रहे हो, तो वो सब वर्क डन हुआ, वो सब कैसे आया। अगर कहूँगा बच्चों मेरा अभी 50 kg हूँ, मैं थोड़ा सा मोशन कर रहा हूँ, मैं बोला अभी मेरा 60 kg हो गया, आप मानोगे क्या सर? आप जब कांस्टेंट खड़े तो 60 kg और जैसे चलना शुरू किया 60 kg, ऐसा हो सकता है? और बच्चों ध्यान देना, कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। इस फॉर्मूला से आप प्रूव कर सकते हैं। पार्टिकल के बारे में कैसे होता है, जैसे मैं बताऊंगा, आप पास्ट फ्यूचर देखना पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, पर पास्ट जैसे दिखाता है, ये सब इस टॉपिक में चर्चा किया गया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यही था
ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का बच्चों। नाउ नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स का रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स का सब सब्जेक्ट के साथ बच्चों रिलेशन है। जैसे मैं बोलूँगा मैथ के साथ क्या रिलेशन है। एक विद्वान साइंटिस्ट बोले थे मैथ क्वीन है और फिजिक्स किंग है, पर मेरे हिसाब से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्या कि खराब लगता है थोड़ा सा, पर दरअसल फिजिक्स को किंग ही मानना चाहिए। फिजिक्स में इतना चीज़ें हैं भरपूर, आपको सब चीज़ें मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगे। ओके, सो मैथ का क्या रिलेशन है फिजिक्स के साथ देखना। फिजिक्स मैथ के बिना नहीं हो सकता, मैथ फिजिक्स के बिना नहीं हो सकता। कैसे? मैथ का फॉर्मूला फिजिक्स में यूज होगा तभी तो बच्चों डेरिवेशन। मान लो अभी आपको a + b का होल स्क्वायर पता नहीं, आप कैसे फिजिकल डेरिवेशन कर सकते हो? कर नहीं सकते हो। यानी फिजिक्स का यूज हुआ कि नहीं? आराम से। और अब क्या होगा, फिजिक्स अगर होता नहीं तो मैथ को जॉब क्या मिलता? मैथ क्या करता है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को निकाल के कुछ होता है क्या? फिजिक्स से तो डेवलपमेंट किया जाएगा ना, तो मैथ को नौकरी नहीं मिलता। तो ये भी उस पर डिपेंडेंट है, ये भी बहुत सारा डिपेंडेंट, जितना भी सब्जेक्ट है सब आपस में डिपेंडेंट है। तो मैथ इस तरह का उसके साथ रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट नाउ जाते हैं फिजिक्स रिलेशन विद द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, सब सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स का बच्चों रिलेशन है। केमिस्ट्री का बात करेंगे हम लोग, फिजिक्स में बच्चों पढ़ेंगे एटॉम्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल रेडिएट करते रहता है, जो कि फ्यूज़न होता है और फिजन होता है, जो कि हाइड्रोजन बम बनाने में मदद होता है। ओके, तो केमिस्ट्री में वो सब यूज़ करेंगे। एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, और बिना एक्सरे का केमिस्ट्री का तो काम नहीं हो सकता है। जैसे पीरियोडिक टेबल, कितना 18 ग्रुप और 7 तो पीरियड जो है ना, एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये एलिमेंट का कैसे कैटेगराइज किया गया? बाय यूजिंग एक्सरे। एक्सरे से बहुत कुछ पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट मिला है, तो ये किसका देन है? फिजिक्स का देन है। ओके, उसी तरह बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है बच्चों? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ते हैं। बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, है कि नहीं? वहाँ पे बैक्टीरिया क्या, माइक्रोबायोलॉजी, आप माइक्रोबैक्टीरिया, फंगस, एल्गी वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो आपको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप चाहिए, तो वो किसका देन है? फिजिक्स का देन है। क्लियर? इसी तरह कंप्यूटर में चल जाओ, कंप्यूटर का जो जनरेशन, चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब किसका देन है? सब उसी का, सेमीकंडक्टर सब उसी का देन है ना। फिजिक्स रिलेशन विथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ तो आप तो जानते ही हो, टेक्नोलॉजी अधूरा है फिजिक्स के बिना, फिजिक्स अधूरा है टेक्नोलॉजी के बिना। जैसे फिजिक्स ने क्या बनाया? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ने फिजिक्स को पूरा मदद करता है, तभी तो इतना जल्दी हम लोग डेवलप कर गए। यानी बोथ आर रिलेटिव। ओके, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब देने किसका? फिजिक्स का, और उनके बिना भी फिजिक्स अधूरा है। ठीक ना? उसी तरह आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। देखो फिजिक्स का इतना आगे डेवलपमेंट हुआ, देखना फिजिक्स का इस्तेमाल से क्या क्या चीज़ डेवलप हुआ। जैसे एरोप्लेन का आविष्कार, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज का सिद्धांत अगर पुट करोगे यहाँ पे, तो एरोप्लेन कैसा उड़ता है, कैसे काम करता है, रॉकेट प्रोपल्यूशन कैसे होता है, आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से। दूसरा हो गया बोस आइंस्टाइन कंडीशन, यहाँ पे कूलिंग ऑफ एटम, लेजर और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब यहाँ पे जान सकते हो। कंप्यूटर में जैसे डिजिटल लॉजिक, जैसे होता है ना 0 और 1, 2 डिजिट होता है, उसको यूज़ करके हम लोग का कंप्यूटर बनाया गया। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर का काम क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है कि नहीं? सो इसी तरह आप इसको पढ़ लेना, आराम से दिया गया है डाटा में, इसमें और जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में हमें फोर्स कितना तरह देखने मिलता है? बहुत तरह फोर्स। मैं बोलूँगा कांटेक्ट फोर्स, दो बॉडी को जैसे कांटेक्ट करोगे तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स, ताकत लगा के जो फोर्स है आप उसको धकेलते हो, उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, कोई भी आप रस्सी को टानते हो, स्प्रिंग को टानते हो, उसको क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स। फिर विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन। ओके, जैसे चलते हो आप ज़मीन पे, आप
आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो दीज आर द फोर्सेस। तो ये सब फोर्स को बच्चों मर्ज करके दो फोर्स बनाया गया, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दो फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस है। इन फोर्स से ये सब फोर्स जितने भी है बच्चों, इसको एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। बट जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल का बात करेंगे, छोटा छोटा पार्टिकल का लेवल का बात करेंगे, तब ना ग्रेविटेशनल फोर्स पुट होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहाँ पे और दो तरह का फोर्स आ जाएगा, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा बच्चों, और एक तो आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब बच्चों कौन क्या है डिटेल हम लोग जानते हैं। अब आपका मन में क्यूरियोसिटी इतना आता होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बच्चों अगर 1 होता है यूनिट, तो ये इससे 10⁻25 गुना ज़्यादा होगा, ओके। फिर ये 10⁻36 गुना ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये इससे 10⁻38 गुना इससे बच्चों ज़्यादा है। सबसे वीक कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अब जानते हैं हम लोग, याद हो गया ये। अब जानते हैं डिटेल हम लोग बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं, डिटेल आप 1 बाय 1 जानेंगे। क्लियर ना। वहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दो जब बच्चों मास रख देंगे, जिनका मास होगा m1 m2 और इनका बीच में r डिस्टेंस में ये लोग हैं, इनका बीच एक फोर्स लगेगा जो कि G m1 m2 बाय r² होगा बच्चों। यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मास इनटू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसको कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप स्पेस में करो, धरती में करो, आकाश में करो, जहाँ पे भी करो, इसका वैल्यू बच्चों कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। तो ये था हम लोग का फॉर्मूला। इसके हेल्प से बच्चों हम लोग मैक्सिमम चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। अर्थ का रोटेशन कैसे हो रहा है, सैटेलाइट का रोटेशन कैसे हो रहा है, मून का कैसे रोटेशन, मून क्या है, नेचुरल हम लोग का सैटेलाइट है ऑफ अर्थ, वो कैसे रोटेशन कर रहा है, इस फॉर्मूला से सहारे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये इस पे एक फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, ये भी उतना ही फोर्स यानी सेम फोर्स लगेगा। तो आओ हम लोग उसके बारे में कुछ बच्चों उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके सहारे मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखना, ऑल द ऑब्जेक्ट अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों कोई भी चौक, पेन, चाहे यहाँ पे कोई भी कुछ भी गिराओ, सब चीज़ धरती तरफ ही जाता है, अर्थ टुवर्ड्स इट सेंटर तरफ अट्रैक्ट करता है, ओके। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, ऑल द बॉडीज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन। ऑलवेज याद रखना बच्चों, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, टेबल आपका घर में है, तो मेरे और टेबल का बीच में एक फोर्स है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ आपस में एक फोर्स है, और बहुत कम फोर्स हो रहा है, इसीलिए आपको पता जनरल लाइफ में बच्चों चलता नहीं है, ओके। सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी प्लैनेट एंड सन, ईच प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन। इसी की वजह से अर्थ का सन का अराउंड में जितना भी प्लैनेट्स है बच्चों घूम रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जितना भी हम लोग सैटेलाइट जीपीएस वगैरह स्पेस में भेजे हैं वो सब इसी के आधार पे तो घूमता ही है।
ऐसे इसी फॉर्मूला पे डिपेंड पे दो मास है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसीलिए घूम रहा है। वरना आप सोचो ना, ये अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है, अगर ये इसको इधर टानता नहीं तो ये सैटेलाइट इधर तो भाग ही जाता, आपको और मिलता क्या ये सैटेलाइट। तो ये हो गया इसका यूजमेंट, कहाँ का एग्जाम्पल। नाउ इसका फीचर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, दो मास के बीच बच्चों ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। बच्चों ये जो फोर्स होता है पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या, डबल, ए इस पे फोर्स लग रहा है और ए भी इस पे लगा रहा है फोर्स, यानी क्या हुआ, पेयर्स में हुआ। ओके, दे आर वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, सबसे वीकेस्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास होगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स के बदले मास होगा, ध्यान देना। ओके, क्या होता है, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मतलब गुना ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, बॉडी डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। ये क्या करता है बच्चों, ये फोर्स नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कहाँ पे प्रैक्टिकल तो कर रहे हो, स्पेस में कर रहे हो कि यहाँ पे कर रहे हो कि पानी के अंदर कर रहे हो, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फोर्स हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, बिकॉज जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, चलो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आगे इसका बच्चों एक चैप्टर 11th में मिलेगा, ओनली एक चैप्टर इसका है, टोटल 10 से 12 क्लास बनेगा, एक घंटा का क्लास, उसमें पूरा इलेबोरेटली हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इसमें इतना पढ़ते हैं। नाउ देखो यहाँ पे M1 M2 दो बड़ा बड़ा मास है, इनका बीच में F1 F2 फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 बाय r स्क्वायर, इनका बीच में r डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो बच्चों सोलर सिस्टम दिखाया गया, यहाँ पे मूव ऑफ अर्थ का रोटेशन, वेनस, दिस इज सन, दिस इज मार्स, मार्स यहाँ पे है। इसी तरह ये सब प्लैनेट सब क्या हो रहा है, अराउंड सन के अराउंड में घूम रहा है, इसी प्रोसेस से, ग्रेविटेशनल प्रोसेस से। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिस तरह हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में देखें कि दो मास, बड़ा बड़ा मास के बीच एक फोर्स लगता है, उसी तरह दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। जैसे मैं कहूँगा बच्चों यहाँ पे Q1 एक चार्ज है और यहाँ पे Q2 एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, ये दोनों का बीच में एक फोर्स लगेगा, कहाँ से, सेंटर पे सेंटर, नॉट आउट सरफेस, सेंटर टू सेंटर r डिस्टेंस, एक फोर्स लगेगा बच्चों Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू हो सकता है 9 × 10⁹, क्योंकि कांस्टेंट है, फ्री स्पेस एयर, इसमें इसका वैल्यू इतना हो सकता है बच्चों। ये आपका आ गया फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखा है। ये फोर्स बच्चों, चार्ज देखो दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। अगर दोनों बच्चों सेम अगर है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा, है ना। अगर प्लस और माइनस रहेगा बच्चों, ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर, ये क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। यानी इससे पता चला ग्रेविटेशनल और इसमें क्या अंतर है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव था ग्रेविटेशनल फोर्स, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो रहा है और क्या बच्चों, रिपल्सिव भी हो रहा है। चलो आओ इसका कुछ एग्जांपल और कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जांपल इसका बच्चों देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। मुझे बताओ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ये देखो ये एटम है, इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियस, चार्ज इसका नेगेटिव, प्रोटॉन का अंदर में पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर भाग नहीं जाता है, वरना इलेक्ट्रॉन तो बाहर चल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्लियर, चलो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जांपल, ये पता चल गया। वैन फोर्स क्या होता है बच्चों, एक फोर्स होता है जो कि मॉलिक्यूल का बीच में लगता है। जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स H2O का, दो मॉलिक्यूल का बीच में वैन फोर्सेस लगेगा, दो मॉलिक्यूल का बीच में लगेगा। द इलास्टिक फोर्स बिटवीन स्प्रिंग,
स्प्रिंग देखो आप जब खींचते हो वहाँ पे चार्ज का तो इलोगेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी तरह टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्प्रिंग का टेंशन, वायर का टेंशन सब किसमें आता है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों फोर्स में आएगा। ना इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। बच्चों जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बड़ा बड़ा, मैं यहाँ पे हूँ, एक मान लो अमेरिका में कोई बॉडी है, उसका बीच मेरे बीच में फोर्स लग रहा, और इतना छोटा सा फोर्स लग रहा कि कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, इसीलिए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दो बॉडी है, ये वाला और ये वाला, सेंटर टू सेंटर फोर्स आता था, ये भी उसी तरह सेंटर फोर्स टू सेंटर फोर्स लगता है। दिस फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो बच्चों F इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला मिटा दिया मैं शायद, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था ना, K इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पुट हो रहा है, आर स्क्वायर का इनवर्स स्क्वायर लॉ पुट हो रहा है। ये बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स, आपको 11th क्लास में पता चलेगा क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो रास्ता पे डिपेंडेंट है और डिपेंड करेगा। जैसे है आप ये जगह से ये जगह आए, ओके, सीधा आए, यहाँ पे एनर्जी जितना होगा ऐसे घूम के आए, किसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो इसी तरह ज़्यादा इसमें एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है या गेन होता है या क्या होता है, आपको और हायर क्लास में पता चलेगा। चलो, दिस फोर्स इज बच्चों 10 टू द पावर 36 टाइम स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग देखे थे जब फ्रैक्शन में लिखा था मैं, वहाँ पे 10 टू द पावर 36 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स से ये ज़्यादा था, ओके। चलो, इसके बारे में 12th क्लास में और ज़्यादा जानने मिलेगा। नाउ आते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या जानेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर। देखो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे दिखाया गया, डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाया गया। ये पूरा एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारा प्रोटॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, चार्जलेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखने मिलता है बिटवीन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का बीच, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बीच। सारे फोर्स कैसे लगता है, नहीं यहाँ से प्रोटॉन से ना इसको कुछ देता है, बोजॉन्स देता है, बोजॉन्स हम लोग बोलते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल, पर आगे डिस्कवर हुआ बोजॉन मेजॉन, ये सब डिस्कवर हुआ, पर उसको फंडामेंटल पार्टिकल माना नहीं गया है। जैसे हम लोग बच्चों एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो दो कुत्ते हैं, ओके, एक कुत्ता को मैं एक मीट दे दिया, दूसरा कुत्ता उसको छीन लेगा, फिर एक कुत्ता उसको छीन लेगा, तो दोनों में क्या होता है, एक फोर्स बांधे हुए रहता है। उसी तरह ये इसको देता है कुछ चीज़ें, ये इसको कुछ देता है, इसी तरह दोनों का बीच में लेन देन चलते रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स बने रहता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ो, इनका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। एग्जाम्पल में बच्चों आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बीच में यहाँ पे लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस बच्चों, जैसे थोरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। स्पॉन्टेनियसली फोटोन को क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली छोड़ता रहता है, और इसी की वजह से तो हम लोग का हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी बॉम्ब यूज करते हैं। दिस कंसेप्ट इज न्यूक्लियर फॉर वेरी मच यूजफुल इन द ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों, हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है किससे बनता है, पानी से। पानी को ऊपर से नीचे ऐसे आता है, जिसकी वजह से देखो पानी ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे होता है, पानी यहाँ से आ रहा झरना से, यहाँ पे हम लोग क्या किया, टरबाइन एक लगा दिए, ये टरबाइन पानी गिरने से एक घुमा और यहाँ पे वायर कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किस में बन गया बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह बनता है, बट ये पानी में कितना बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं
थोरियम रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इसी प्रोसेस से। नाउ इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं। ये 10⁻38 गुना ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सोचो कितना ज़्यादा होगा। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज, वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखो न्यूटन चार्ज ले था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव था, चार्जलेस यानी चार्ज पर डिपेंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। दीज आर बेसिकली अट्रैक्टिव इन फोर्स, अट्रैक्टिव इन फोर्स, बट जब दूर दूर हो जाएंगे ना तब रिपल्सिव हो जाएगा। इसका इतना कैरेक्टरिस्टिक था कि बच्चों आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन देखना, जब बच्चों रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस होता है, जैसे थोरियम का मैं TH, ओके, TH का मैं ले रहा हूँ 92 ऐसे कुछ है, आई थिंक वैसे कुछ है उसका एटॉमिक नंबर। वो जब स्पॉन्टेनियसली इमिट होता है ना, वहाँ से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल वहाँ से बच्चों निकलता है। उस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जब निकलता है ना, वहाँ से एक पार्टिकल निकलता है, उसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये एक सब्सटेंस है, यहाँ से पार्टिकल निकला अल्फा बीटा और गामा बच्चों, और एक एंटी न्यूट्रॉन भी निकलता है, और the force between the beta particle and anti neutrino particle is known as weakest force, और बहुत weakest होता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज़्यादा रहता है 10⁻25 गुना। इसके बारे में हायर क्लास में और डिटेल बच्चों पढ़ेंगे, 12th में है, ठीक है। चलो, दिस फोर्स इज 10⁻25 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज इन द शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियर में 10⁻−15, इसका साइज न्यूक्लियस का कितना होता है 10⁻−15, इतना रेंज पे काम करेगा, आगे रेंज पे काम नहीं करेगा। चलो ये भी देख लेना थोड़ा सा। नाउ एक टेबल में दिखा रहा हूँ, इस टेबल को देखो और ठीक से समझो, इसी में पूरा समझ में आ जाएगा चारों फंडामेंटल फोर्सेज। 1 2 3 4 ग्रेविटेशनल वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल वीकेस्ट उससे ज़्यादा है, ये 10⁻36 10⁻38। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। चलो ये क्या होता है ग्रेविटॉन, अब देखना, इसका अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ये अर्थ है और ये आपका कोई भी बॉडी है, ये अर्थ का तरफ जाएगा, मतलब कोई चीज ट्रांसफर किया होगा तभी तो अपने तरफ अट्रैक्ट। जैसे हम लोग किसी चीज को टानेंगे, कैसा टानेंगे बच्चों, ऐसा रस्सी फेंकेंगे, उस पे फंसेगा, फिर हम लोग टान लेंगे। तो ये ग्रेविटेशन इसको रस्सी फेंकता है और आ जाता है, पर रस्सी फेंकता नहीं है, कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी फेंकता है बच्चों, उसको ग्रेविटन कहते हैं। वो आपको नजर नहीं आएगा, अभी तक डिस्कवर मतलब चल रहा है, ओके। तो ये कुछ इसको देता है, तब ये जाके इधर आ जाता है, ग्रेविटन पार्टिकल का शेयरिंग होता है। इंटरमीडिएट बोसोन, न्यूक्लियर पार्टिकल में बच्चों बोसोन का ट्रांसफर होता है। बीटा पार्टिकल जैसे ही निकला थोरियम से और एंटी न्यूट्रिनो में बोसोन का ट्रांसफर होता है। बोसोन का ये इसको बोसोन देता है, ये इसको, और इनका बीच में क्या रहता है, एक फोर्स रहता है, ठीक है। इनका बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच, एक Q1 और एक Q2, दो चार्ज है बच्चों, इनका बीच में ये इसको क्या देता है, फोटॉन्स देता है, ये इसको फोटॉन्स देता है, ये इसको फोटॉन्स देता है, दोनों का बीच में, इसीलिए फोर्स स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स रहता है ना। इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर ये इसको कुछ देता है, ये इसको क्या देता है, मेसोन और ग्लूऑन्स। इसका अंदर और भी पार्टिकल है बच्चों, क्वार्क पार्टिकल। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पर ऐसा बात नहीं है, छोटा पार्टिकल और भी है, क्वार्क पार्टिकल, जो कि बोसोन और मेसोन है। आगे हायर क्लास BSc MSc जब करोगे ना तब इसके बारे में जानोगे, पर मैं ऑब्वियसली इसको पढ़ाऊंगा आपको, ओके। चलो तो बच्चों, नाउ नेक्स्ट द नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, ओके। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ पढ़ेंगे बच्चों। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ देखना, ये जितना भी मैं फिजिकल लॉ 4-5 यहाँ पे बताऊंगा वो नेचर में कहीं पे भी पुट होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में क्या कहोगे बच्चों, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे बच्चों एक पेड़ था बच्चों,
और सन था, इस सन से एनर्जी आया, ये सन एनर्जी लॉस किया, यहाँ पे सेव बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, सेव बन गया। यहाँ पे आप इस सेव को खा लिए और आपके पास एनर्जी बन गया, यानी देखो एनर्जी यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म, इससे इसको ट्रांसफॉर्म, इससे इसको, क्या एनर्जी कोई क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, बस एनर्जी का तो बच्चों ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी यूनिवर्स में जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा, कोई एनर्जी कहीं से आएगा नहीं या जाएगा नहीं, बिकॉज एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, सो द एम फिजिक्स इज फाइंड द बेसिक लॉ इन नेचर व्हिच इज फिजिकल फेनोमेनन डिपेंड्स। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एग्जांपल, एक पेड़ था, यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ था, अभी इसके पास बच्चों देखो हाइट पे है, हाइट पे रहने से पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, कोई भी हाइट पे रखते हो ना पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही यहाँ से टूट गया गिरने लगे, अब मोशन करता है तो क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह एनर्जी का ओनली ट्रांसफॉर्म होता है, क्रिएट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हिच आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अंडर द डिफरेंट कंडीशन इट रीच इन द इंटरफेरेंस, देयर आर 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉ, 4 बेसिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ है। एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम, बच्चों मोमेंटम जो होता है ना एक सिस्टम का, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। जैसे एक गन था बच्चों, एक गन था, ओके, एक गन है ना, बनाया हूं, ठीक, चलो ऐसा गन नहीं होता है और देख लेना है ना, एक गन है, पहले जमाने में ऐसे ही गन बनता था, यहाँ से गोली निकलेगा, ठीक है, तो इस गन का यहाँ पे अंदर में बच्चों गोली है, एक गोली है, चलो इस गोली का मास m है, बंदूक का मास m है, इसका वेलोसिटी अभी कितना है, 0 है, गोली का वेलोसिटी कितना है, 0। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, m इंटू v, तो टोटल कितना हुआ बच्चों, 0। जब मैं गोली को चला दिया, गोली इधर भाग गया, गोली गया और सीधा दुश्मन पे बच्चों लग गया। देखना जैसे ही बंदूक से गोली मारोगे ना, बंदूक आपका पीछे आ जाता है, पिक्चर सब में देखा होगा, ऐसे बंदूक में गोली मारा, ऐसे बंदूक पीछे आ जाएगा। इसीलिए बच्चों ऐसा कभी मुंह के सामने रख के गोली मारना मत, ऐसे लगा के मारना, ऐसे या तो ऐसे करके मारना, ताकि अगर पीछे करे ऐसे यहाँ लगेगा, अगर मुंह में रखोगे फिर थोबड़ा का हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो जैसे ही बच्चों यहाँ से गोली निकल के आगे भागा, इसका m मास था, वेलोसिटी तो हुआ होगा, इसका m मास था, वेलोसिटी इसका भी कुछ u हुआ होगा, प्लस mv। बच्चों ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर इसको तो 0 ही होना है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि पहले जितना था बाद में भी उतना होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहले जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी बाद में भी होना चाहिए, यहाँ पे भी उस तरह पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना होना चाहिए। पहले अगर 0 था बाद में भी 0 होना चाहिए, पर ये गोली आगे तरफ चल गया तो मास mv हो गया। अब इसको आगे अगर जाएगा तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ के तो 0 कभी बनेगा नहीं, यानी ऑब्वियसली इसको पीछे जाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा और दोनों कट जाएगा और 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा, आई होप। चलो नहीं आया होगा तो आगे तो और भी बहुत क्लास है, दिस इज द फर्स्ट क्लास। आगे बार बार मैं सब चीज को रिपीट करूंगा बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा रहा हूँ ध्यान के, जितना बार रिपीट हो रहा है बस ध्यान से सुनते रहो। कंजर्वेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो भी कंजर्वेटिव होता है। दीज आर द फोर्स। कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, चार्ज भी एक सिस्टम का, ये चौक में जितना चार्ज है इसको तोड़ देगा तो क्या ज्यादा चार्ज बन जाएगा, नहीं, चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज था।
फिर नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था सेव, जैसे ही गिर गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होता है। ओके, कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों, लीनियर मोमेंटम। ओके, नाउ आ जाता है, थैंक यू। इतना ही फॉर्मूला था बच्चों एक क्लास का, और थोड़ा सा बाकी रह गया, मैं इसको और एक स्मॉल छोटा सा वीडियो बना के छोड़ दूंगा, जो कि एक टॉपिक का नहीं था पर जानना भी जरूरी है, अच्छा इंटरेस्टिंग दिलाएगा बच्चों। बहुत बहुत